नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। राहुल गांधी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर फिर ऐसा एक बयान दे दिया है जिससे चर्चा शुरू हो गई है। राहुल गांधी का उड़ीसा दौरा एक बार फिर चर्चा में आ गया। इस बार उन्होंने अपनी रैली में न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा, बल्कि अडानी समूह और सनातन धर्म से जुड़ी भावनाओं को भी राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता के बीच अपनी बात रखने की कोशिश की। भुवनेश्वर में आयोजित संविधान बचाव समावेश कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जो बातें कही, उनमें साफ नजर आया कि वो अपने पुराने सियासी रास्ते पर एक बार फिर लौट आए हैं, जहां बड़े उद्योगपतियों को निशाना बनाना और धार्मिक प्रतीकों से जुड़ी घटनाओं को सत्ता विरोधी बयानबाजी से जोड़ना एक राजनीति का हिस्सा होता है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बार बार ये दोहराया कि उड़ीसा की सरकार असल में अडानी चला रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि जब पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो उसे अडानी परिवार के लिए रोक दिया जाता है। ये एक ऐसी टिप्पणी थी जिसमें उन्होंने एक प्रमुख धार्मिक परंपरा को सीधे तौर पर कॉरपोरेट समूह से जोड़ दिया। उन्होंने आरोप भी लगाया कि जब उड़ीसा में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो लाखों लोग रथ के पीछे चलते हैं, फिर एक ड्रामा होता है और यात्रा के रथ को अडानी के लिए रोक दिया जाता है। ये बयान ऐसे समय में आया जब देश में सनातन परंपराएं और धार्मिक आयोजनों को लेकर लोगों में आस्था बहुत गहरी है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल ओडिशा में ही नहीं बल्कि पूरे देश के करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में इस आयोजन को किसी कॉरपोरेट फायदे से जोड़ना लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषण में यही तरीका अपनाया, धार्मिक प्रतीकों को सत्ता विरोधी विमर्श के साथ जोड़कर अपने राजनीतिक संदेश को मजबूती देने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने अडानी समूह का नाम लेकर कहा कि देश के संसाधन, जमीन, जंगल, पानी सब गरीबों से छीनकर कुछ अरबपतियों को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूरे देश में यही मॉडल लागू होने की बात कही। हालांकि ये आरोप उन्होंने पहले भी कई बार लगाए हैं, लेकिन इस बार धार्मिक संदर्भों के लिए उन्होंने इसे जोड़ा। उनके अभियान को एक भावनात्मक आधार देने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने कहा कि ओडिशा की सरकार 24 घंटे आदिवासियों, किसानों, मजदूरों का हक छीन रही है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस सरकार आने पर आदिवासियों को पट्टा दिलाया जाएगा और उनके जल, जंगल, जमीन को वापस लौटाया जाएगा। उन्होंने पीईएसए कानून और ट्राइबल बिल को दोबारा लागू करने की बात कही, जो पहले से ही कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा है। लेकिन इन वादों के साथ साथ अडानी और जगन्नाथ को जोड़कर उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि आर्थिक और धार्मिक शोषण साथ साथ चल रहा है और कांग्रेस इसका जवाब देगी। एक और अहम बात जो उन्होंने ये कही कि जातीय जनगणना की बात, उन्होंने इसे गरीबों और दलितों की असली शक्ति जानने का जरिया बताया। इससे साफ झलकता है कि राहुल गांधी इस समय सामाजिक न्याय के एजेंडे को फिर से केंद्र में लाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने उड़ीसा में ये सवाल भी उठाया कि बड़ी कंपनियों ने कितनों को रोजगार दिया। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां पहले छोटे व्यापारियों को खत्म करती हैं और फिर प्राकृतिक संसाधनों को ले जाती हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार मुआवजा दिए बिना जमीन छीन रही है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अडानी ने सच में रथ यात्रा में शामिल होकर केवल मुनाफे की सोची? तो शायद ऐसा नहीं है। गौतम अडानी परिवार सहित पूरे भगवान जगन्नाथ की दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने इस्कॉन के किचन में महाप्रसाद सेवा में भी भाग लिया। अडानी ने रथ यात्रा को आस्था, सेवा और एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने आयोजन में शामिल कर्मियों का आभार व्यक्त किया। अडानी की कंपनी की ओर से महाप्रसाद का आयोजन किया गया। तो अपने भाषण में राहुल गांधी का अपनी बात को स्थानीय मुद्दों, आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय से जोड़ना सही है, लेकिन साथ ही अडानी का उपयोग करके उन्होंने फिर वही राजनीति दोहराई जो वो लंबे समय से करते आ रहे हैं। और इस बार धार्मिक भावनाओं को भी इस विमर्श से शामिल किया गया। संविधान, अधिकार, रोजगार, शिक्षा, जल, जंगल, जमीन जैसे मुद्दों पर बात करना जरूरी है, लेकिन जब इन्हें धार्मिक प्रतीकों और खास उद्योगपतियों के नाम के साथ मिलकर पेश किया जाता है तो ये सब सवाल नहीं उठता, बल्कि भावनाओं को भी जटिल बना देता है जो लोगों की आस्था से जुड़ी है। राहुल गांधी की ये रणनीति एक बार फिर दिखाती है कि वो जनता के बीच एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं जिसमें सत्ता पक्ष को सिर्फ कुछ अमीरों का प्रतिनिधि बताया जाए और इस लड़ाई में वो खुद को गरीब, आदिवासी और दलितों की आवाज़ के रूप में पेश करना चाहते हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।